दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मात्र बचे हुए 100 दिनों में पूरा सिलेबस करना है। सिर्फ बायोलॉजी अकेला तो सब्जेक्ट है नहीं, तो आपके पास लगभग 100 दिन है और इन 100 दिन में आपको 100 चैप्टर्स करने होते हैं। बस रिवीजन इस तरीके से करिएगा, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है, बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। नाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आपको प्रायोरिटी पे चीजें करनी पड़ेंगी। सर लेक्चर अगर मैंने देख लिया है, क्या मैं बार बार देखूं? नहीं, तो आप इस स्कोर को ला सकते हैं और ये 100 दिन के अंदर अचीवेबल है। कैसे अचीव होगा, इसके बारे में ही आज हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं, जो एकदम एब्सोल्यूट है, जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते गुरुजी, इनके बिना तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। वो एलिमेंट्स देख लो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मात्र बचे हुए 100 दिनों में, वैसे हमारे पास 100 दिन से ज्यादा का टाइम है, लेकिन ये वीडियो मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप इसे थोड़ा सा बाद में भी देखते हैं, 10 12 15 दिन बाद भी देखते हैं एंड आपको एक आइडियल स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथ में कोई नोटपैड या कॉपी जरूर रखें, एक पेन रखें और जो आपको सबसे जरूरी बातें लगे इस वीडियो में उनको नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमियां रह जा रही हो। उन कमियों को अगर आप अभी नोट कर लेंगे, अगर आप उनको अभी समझ लेंगे कि ये जो है कमियां हैं मेरी प्रिपरेशन में, इनके ऊपर मुझे ज्यादा काम करना है, तो अल्टीमेटली आपके लिए स्ट्रेटजी एकदम कारगर साबित होगी। अभी अगर आपको लगता है दैट यू आर लाइंग एट जीरो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई, जीरो जैसा कुछ भी नहीं होता प्रिपरेशन में। अगर आपको यह भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप जीरो पे लाए नहीं कर रहे हो। इट इज जस्ट अ मिथ। आपको हमेशा कुछ ना कुछ आ रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसके साथ आपकी सिनर्जी ठीक ठीक बैठी हुई होती है। अगर आपको सेल के बेसिक फंडामेंटल्स भी पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सर मैंने सेल थ्योरी पढ़ी हुई है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ा हुआ है, सिलिया फ्लैजेला के बारे में पढ़ा हुआ है, तो भी ट्रस्ट मी मेरे भाई, यू आर नॉट एट जीरो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज आपने रिवीजन नहीं किया है। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो कुछ ना कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे और उसके बाद आपको फिर फर्दर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास वक्त काफी कम है। अगर मैं आपको आज की डेट बताऊं, थोड़ा आगे का ही बता देता हूं। लेट से हम 1 जनवरी से, एकदम नई साल से इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है जनवरी पूरा महीना है, फरवरी पूरा महीना है, मार्च पूरा महीना है, अप्रैल पूरा महीना है, मोटा मोटा हमारे पास जो है यहां पर 120 दिन है। समझ लीजिए, आप थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं तो आप 100 दिन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अब इन 100 दिनों में आपको पूरा सिलेबस करना है। सिर्फ बायोलॉजी अकेला तो सब्जेक्ट है नहीं, तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हैं कि देयर आर 100 चैप्टर्स। उससे कम ही चैप्टर्स हैं, क्योंकि बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स गायब हुए हैं, कुछ की लेंथ छोटी हुई है। ओवरऑल अगर आप इजी कैलकुलेशन के लिए देखें तो आपके पास लगभग 100 दिन है और इन 100 दिन में आपको 100 चैप्टर्स करने होते हैं। इनमें से सबसे हाई यील्ड जो चैप्टर्स हैं, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं और पूरा सब्जेक्ट कौन सा है जो कि हाई यील्ड है? ये है आपका बायोलॉजी। क्यों गुरुजी? क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप देखें तो चैप्टर्स का नंबर जो है ये कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहां से आपका सीधा सीधा 50% पेपर कवर हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। केमिस्ट्री में कह नहीं सकते कहां से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में कह नहीं सकते कि गारंटीड कहां से क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बाहर भी आ सकते हैं। यहां पे अगर आप रिसोर्स की बात करें बायोलॉजी में, देन एनसीईआरटी इज द प्राइम रिसोर्स। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, और एक दो क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा तो उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो मेरिट सेटिंग क्वेश्चंस होंगे। इफ यू जेन्युइनली वांट अ सीट इन मेडिकल कॉलेज, तो आपको इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है जो कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं। एक दो जो ऊपर के क्वेश्चन है वो भी टेक्निकली आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, अगर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है तो। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ यू एम फॉर 360 आउट ऑफ 360, तो भी आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो आप इस स्कोर को ला सकते हैं। और एक आइडियल स्कोर अगर अभी के लिए लेके चलें तो 350 जो है, ये भी आप एक आइडियल स्कोर के तौर पे मान सकते हैं, और ये 100 दिन के अंदर अचीवेबल है। कैसे अचीव होगा, इसके बारे में ही आज हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, जिनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैंडेटरी चीजें। उनके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो एकदम एब्सोल्यूट है, जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते गुरुजी, इनके बिना तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। वो एलिमेंट्स देख लो। अगर इसके बाद आपके पास वक्त बचता है, अगर आप बहुत जिद्दी हो, अगर आप बहुत मेहनती हो, ये भी आप कर ले जाते हो बहुत जल्दी, इसके बाद अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप अलग अलग चीजों पे कूद फांद कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एब्सोल्यूट चीजें तो होनी ही चाहिए। एब्सोल्यूट चीजों में आपका आ जाता है लेक्चर। अब ये लेक्चर कोई भी हो सकता है,
बायोलॉजी की बात करूं, इट कैन बी वन शॉट। अगर आप मेरे वन शॉट देखना चाहते हैं, जूलॉजी 11th क्लास की जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, बॉटनी पूरी की पूरी अवेलेबल है, 12th क्लास जूलॉजी के भी टॉपिक्स आप टाइप करेंगे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। समझ लीजिए आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर जो है लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एक बार इन लेक्चर्स को वॉच कर लीजिए एंड शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरी पोथी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बॉटनी में तो आपके पास मैट डीजी की किताब भी है, तो उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स है, सीधा सीधा इनको भी यूज कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा एनसीईआरटी में ही मार्किंग कर सकते हो, स्टिकी नोट चिपका सकते हो, कोई अगर आपको एक्स्ट्रा बात समझ में आई है तो। लेक्चर इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहां पे टाइम कैसे बचाना है सर बचे हुए वक्त में? मिशन 100 ज्वाइन कर रखा है, साथ साथ देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, टाइम जो है बचा करके देखो 1.5x पे आप आराम से लेक्चर को देख सकते हो और लेक्चर नोट्स को भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। तो समझ लीजिए एक लेक्चर आपका 2 घंटे का है, आपने चीजों को रोक रोक के समझा तो भी अगर आप 1.5x पे भी देख रहे हो तो 1.5 घंटे में आपका लेक्चर खत्म हो गया। 30 मिनट में आपने झटपट लेक्चर खत्म होते ही नोट्स को रिवाइज कर लिया, तब की तब नोट्स को रिवाइज कर लिया, बिल्कुल भी ढील नहीं दी आपने अपने टाइम में। यानी 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में ही कवर हुआ, लेकिन आपने एक बार नोट्स को और एनसीईआरटी को भी साथ साथ पढ़ लिया है, एक बार साथ साथ रीडिंग मार ली है, तो आपका कंप्लीट काम यहां पर खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से आप फिजिक्स में करेंगे। फिजिक्स में आपको 2 घंटे का लेक्चर है, थोड़ा सा फास्ट पेस पे देखो और उसके बाद उनके नोट्स को, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, एक बार एनसीईआरटी या फिर जो भी डीपीपी आपको मिली है उसको सॉल्व कर लो। सिमिलरली आपको 2 घंटे का लेक्चर केमिस्ट्री का मिलेगा, केमिस्ट्री में 1.5 घंटे में लेक्चर देखो, या आपकी स्पीड अगर और अच्छी है रिवीजन के लिए देख रहे हो तो 1 घंटे में लेक्चर देखो, बचे हुए 1 घंटे में नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, ये सारे काम करो, ये आपके हो जाने चाहिए। तो लेक्चर इज अ एब्सोल्यूट मैंडेटरी चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है पोस्ट लेक्चर, वो है एनसीईआरटी रीडिंग। इसको आप नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी रीडिंग कम से कम 5 बार आपको करनी चाहिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन, ये आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करने चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कब से कब तक के? अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 2013 से 2025 के पेपर आप कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम रीसेंट टू बैकवर्ड्स। यानी अगर आपको 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं तो आप कौन कौन से करेंगे? 2025, 2024, 2023, 2022, 2021। ऑलवेज गो फ्रॉम रीसेंट टू बैकवर्ड्स। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप और सालों के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो 20 के भी कर लीजिए, 19 के, 18 के, 17 के एंड सो ऑन। ऐसे करते करते पहली बार जो नीट का पेपर हुआ था, नीट नाम जब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज इन 2013। उसके बाद से पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हुआ है लेवल, और वो हर साल होना भी चाहिए। एकदम यूनिफॉर्म पेपर तो किसी साल नहीं बनता, क्योंकि पेपर बनाने वाले लोग ही डिफरेंट होते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी भी पेपर को लेकर डिफरेंट होगी। तो जाहिर सी बात है ये 2013 के बाद के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, देन यू आर मोर देन डन। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर टाइम बचता है, समझ लो अगर टाइम नहीं बच रहा है, इतनी ही चीजों को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए। 5 बार एनसीईआरटी पढ़ी, लेक्चर नोट रिवाइज किए, 5 बार जो भी पीवाईक्यूज हैं इनको विद एक्सप्लेनेशन आपने रिवाइज किया, विद एक्सप्लेनेशन रिवाइज किया, करेक्ट। इसके बाद आपको देने हैं मेरे दोस्त टेस्ट। पार्ट वाइज टेस्ट हो सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट हो सकते हैं। कम से कम मान के चलिए अगले 120 दिनों में या 100 दिनों में कम से कम मैं कह रहा हूं 30 टेस्ट तो देने ही देने। हर तीसरे दिन आपका टेस्ट होना चाहिए, हफ्ते में 2 टेस्ट आपके होने चाहिए मिनिमम, बता रहा हूं मेरे दोस्त। इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम कम से कम 25-30 टेस्ट तो आपके होने ही होने चाहिए। और ये सिर्फ 30 टेस्ट नहीं है, अगर एक टेस्ट में आप मान के चलते हो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 है इजी कैलकुलेशन के लिए, 200 मान के चलते हैं, 6000 क्वेश्चन है मेरे भाई ये। और सिर्फ 6000 क्वेश्चंस नहीं है, 24,000 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन को भी अगर गौर से देख गए कि कौन सा ऑप्शन उत्तर है तो क्यों, कौन सा ऑप्शन उत्तर नहीं है तो क्यों, तो आप 24,000 अलग अलग क्वेश्चन बना गए। टेक्निकली इतना बड़ा गेम है ये। इसीलिए मैं जब भी स्टूडेंट्स को टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने को कहता हूं, मैं हमेशा डिटेल्ड एनालिसिस करने को कहता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि शैलो एनालिसिस करो, कि एक बार पेपर आपने दे दिया उसके बाद पेपर को देखिए, ताड़िए थोड़ा सा 5-10 मिनट और आपको पता लग जाएगा कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, कितने में नेगेटिव मार्किंग हुई। दिस इज नॉट पेपर एनालिसिस, दिस इज स्कोर कैलकुलेशन। आप सिर्फ अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो, इसे कोई पेपर एनालिसिस नहीं कहेंगे हम लोग। जब पेपर एनालिसिस की बात आती है, एक एक क्वेश्चन जो आपका सही भी है, समझ लो मेरे भाई कोई टर्म आ गई, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको पता नहीं था। अगर मैं ऑप्शन स्विच कर दूं तो वही क्वेश्चन शायद आप ना कर पा रहे हो। उन ऑप्शंस को भी घूरिए कि कल को वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन चेंज करके आपको दिया जाए तो आप नहीं बना पा रहे हो अगर, देन दिस इज अ मेस। ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए। हर ऑप्शन में अगर कोई नया शब्द छुपा हुआ है, उस शब्द को ढूंढिए, उसका मतलब जानिए, उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए एंड उसे अपनी एनसीईआरटी में या अपने नोट्स में सप्लीमेंट करते रहिए। सप्लीमेंटेशन टेक्निक से हर टेस्ट के बाद आपके नोट्स और पावरफुल होते जाएंगे।
और जब आप 20, 25, 30 टेस्ट दे देते हो, जब आप 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आपके नोट्स में अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आकर के ऐड होती रहती है और आपके नोट्स बहुत ही सुप्रीम लेवल के नोट्स बन जाते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है मेरे दोस्त, तब आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो भैया जितनी करी जाए उतनी ही कम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद आप लगा सकते हैं। यानी एब्सोल्युटली मैंडेटरी चीजों में हमारे पास क्या क्या आया? सबसे पहले लेक्चर देखेंगे, लेक्चर को एक ही बार देखेंगे, बार बार नहीं। कोई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज एक बार लेक्चर देख लिया, लेक्चर से ही दोबारा रिवीजन नहीं करना है, इतना टाइम आपके पास है नहीं। अभी आप वो लिबर्टी खो चुके हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं। उस लेक्चर के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इतना ढंग से बना लो कि बार बार देखने ना पड़े, एक बार में समझ में आ जाए, दोबारा लेक्चर पे ना कूदना पड़े। मैड इजी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, अलग अलग रिसोर्सेज पे मत भागो। 2013 से 25 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं तो 20-21 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो। यस, 5 बार कम से कम इन सारी चीजों का रिवीजन करना है जो ऊपर लिखी हुई है। यानी आपने लेक्चर ले लिया तो लेक्चर नोट्स आप कम से कम 5 बार रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी कम से कम 5 बार पढ़ेंगे, और पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन गए, बहुत अच्छी बात है, उनमें देखिए कोई नया ऑप्शन है जो कि आपको नहीं पता था पहले से, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाइए। और आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल जो आपसे गलत हो गया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, कुछ नया अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो उसे अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट में भी सारे के सारे नए ऑप्शंस को देखिए एंड जो सवाल गलत हुए हैं उनके रीजंस के ऊपर पॉन्डर करिए कि सवाल गलत क्यों हो रहे हैं, यानी टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। और टेस्ट एनालिसिस करोगे तो कम से कम आपके 25,000 क्वेश्चंस या ऑप्शंस सॉल्व हो रहे होंगे। और इस बचे हुए वक्त में अगर आपने इतना काम कर लिया तो क्वेश्चंस का नंबर देख रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन गिन लो, यहां पर 6,000 क्वेश्चंस हो गए, और यहां पर 2013 से 25 भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके कितने साल के पेपर हो गए? आराम से आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, 12 साल के पेपर हो गए। और कई बार ऐसा हुआ है, कई सालों में ऐसा हुआ है कि नीट का पेपर 2-2 बार हुआ है, तो आपके पास मल्टीपल पेपर्स भी होते हैं, यानी 15 पेपर आपको यहां से मिल गए, 3,000 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल गए, यानी टोटल 9 से 10,000 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड टेस्ट। खुद के जो कर रहे हैं वो अलग, जो डीपीपी है वो अलग, मैं सिर्फ अलग टेस्ट और पीवाईक्यूज की बात करूं तो 10,000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। 10,000 क्वेश्चन यानी 40,000 ऑप्शंस, 40,000 ऑप्शन यानी 40,000 प्रोबेबल क्वेश्चंस आपने इन दिनों में सॉल्व कर लिया, और बहुत आसान है। बायोलॉजी में तो कुछ भी नहीं है। आप अगर मोटा मोटा एक चैप्टर को एक दिन भी देते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी का एक दिन में, और उसके आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो झटपट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। बायोलॉजी में इतना टाइम नहीं लगता, आप दिन का अगर 7-8 घंटा भी लगाएंगे तो भी एक बायोलॉजी का चैप्टर आप एंड टू एंड पढ़ सकते हैं, और उसको संडे को बैठ करके रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ बफर संडे। इसको किल मत करिएगा, इसको टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, रिवीजन वगैरह के लिए रखिएगा। तो आपका जो भी प्लान बन रहा है उसमें से संडे को हटा दीजिएगा। एक आधा लेक्चर हो सकता है आप इस दिन भी ले लें, लेकिन मेन जो आपका संडे होना चाहिए वो रिवीजन के लिए और बाकी सारे कामों के लिए होना चाहिए। करेक्ट? ये है आपका बायोलॉजी का मास्टर प्लान। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? 100 चैप्टर्स हैं, हाई यील्ड सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी। क्योंकि देखो भाई, अगर आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनिए। अगर आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, मैं अगर क्वेश्चन बनाने बैठा हूं और मैंने एक मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन बना दिया, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हो सकता है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। लेकिन बायोलॉजी अगर आपने हल्की फुल्की भी पढ़ रखी है तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। बायोलॉजी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पायरेंट्स। इसमें भी 350 नहीं स्कोर कर पाए तो भाई सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इस बार अगर किसी बच्चे की केमिस्ट्री फिजिक्स खराब भी थी, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, अगर उसने 340 350 भी स्कोर कर लिए होंगे बायोलॉजी में, आज वो मेडिकल सीट में बैठा होगा। अगर उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 में से आधे आधे नंबर भी आए होंगे, 90 नंबर भी आएंगे, 50% तो भी वो आज एक मेडिकल सीट में बैठा होगा, क्योंकि उसका ओवरऑल स्कोर 550 के आसपास पहुंच गया होगा। तो मेरे भाई, ये जो नंबर है ये बहुत सेफ नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है। पेपर कैसा भी आए, हार्ड आए, इजी आए, आपको तो इतना 340 350 तो एज अ मिनिमम स्कोर रखना ही पड़ेगा बायोलॉजी में, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो आपके सिलेक्शन की घंटी है, इसको तो बजाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, इसके बिना काम नहीं चलता। और बाकी सब्जेक्ट्स में आप मानो ना मानो, नंबर आपके हाथ में नहीं है। आप कभी भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल पाओगे, अंटिल अनलेस यू आर अ प्रोडिजी, आप बहुत तगड़े स्टूडेंट हो अलग बात है, अदरवाइज आप ये नहीं बोल पाओगे कि यार मेरे फिजिक्स में 180 आ जाएंगे, मेरे केमिस्ट्री में 180 आ जाएंगे, नहीं बोल सकते। बायोलॉजी में बोल सकते हो कि यार अगर मैंने पढ़ लिया है एनसीईआरटी कई बार, मैंने पीवाईक्यूज लगा लिया है, मैंने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है, 350 नंबर से 360 नंबर के बीच में मेरे बन रहे होंगे अगर मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर गया तो यहां पे ये जो श्योरिटी है ये आपको मिल जाती है। और कंटेंट भैया इस बार बॉटनी जूलॉजी पढ़ा रहे हैं मिशन 100 में। कंटेंट आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि एक एक चीज आपको क्लास में ही याद हो रही है, रिवीजन का पूरा टाइम मिलेगा। मैं ये मान के आऊंगा क्लास में कि आपको कुछ भी नहीं आता है,
आपको कुछ भी नहीं आता है, आई स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच और मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा के विद क्वेश्चंस जो है आराम से ड्रॉप कर दूंगा घर पे, एकदम बिंदास। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट शुड बी योर मोटो। कि जितना कंटेंट मिल गया है इसी को मैं 5 बार रिवाइज करूंगा, इसी को मैं अच्छे से पढ़ूंगा, विपू भैया ने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको झटपट यूटिलाइज करके मैं काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। डीपीपी भी आपको एकदम प्राइम लेवल की दूंगा मैं। उतने क्वेश्चन अगर आप बना ले गए तो आपका जो है खेला बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बायोलॉजी आपकी क्रैक हो जाएगी। अगर आप मिशन 100 का पार्ट नहीं है तो भी ये प्लान आपके लिए है, एग्जिस्टिंग बैचेस में जहां पर भी आप हैं पढ़ते रहिए, बस रिवीजन इस तरीके से करिएगा। क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है, बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। नाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी पे चीजें करनी पड़ेंगी। सर लेक्चर अगर मैंने देख लिया है, क्या मैं बार बार देखूं? नहीं। अगर आपको लिविंग वर्ल्ड आता है उसका लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आती है उसका लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आता है उसका लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि जो आता है उसको बार बार देख के और पक्का कर लो और स्ट्रॉन्ग कर लो। इफ यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा बैच में जाके नोट्स देख लो टीचर के कि कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो अपने पहले के नोट्स में या एनसीईआरटी में ऐड कर लो। इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। When you start from zero, आप में से काफी लोग सच में ही जीरो से स्टार्ट करते हैं, विच इज रॉन्ग। अगर किसी बच्चे का वीक है कंसेप्ट, अगर किसी को सच में लगता है कि यार लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन नहीं बनते सर मेरे से, आप बिल्कुल लेक्चर देखिए, आपका देखना बनता है लेक्चर, क्योंकि आप अदरवाइज इनसिक्योर हो जाओगे, आपको फोमो हो जाएगा कि कहीं सर इस चैप्टर से एक भी सवाल आ गया तो मेरा कहीं गलत ना हो जाए। आपका लेक्चर देखना बनता है, पर एक ऐसा बच्चा जिसने लिविंग वर्ल्ड 10 बार पढ़ रखा है उसका लेक्चर देखना नहीं बनता। अब आपकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बनती है। आपने अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा हुआ है, 90% भी आपको आता है, बचे हुए 10% के लिए लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट हैव टू फॉलो द वेरी सेम पाथ जो कि आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। नहीं करना है बार बार वही सेम काम, तो उसको छोड़ दो एक बार के लिए, राइट। यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ऑल द टाइम। जहां जहां वक्त बचा सकते हो वहां बचाओ। जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर है, आपको लगता है सर मुझे ग्लाइकोलिसिस नहीं आती और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं आता, बाकी मेरे को सब आता है, तो सिर्फ यही देखो ना जो जो नहीं आता है। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही देखो जो जो नहीं आता है। एज सिंपल एज दैट। मैं इतनी ही बात आपको कहना चाह रहा हूं। आपका टाइम बचाना आपके हाथ में है, राइट। जो भी आपने पीवाईक्यूज बनाए उनमें से जो जो गलतियां हैं उन्हें एक पेपर पे नोट कर लो कि इस चैप्टर के पीवाईक्यूज है, यहां गलती हुई थी, सारी गलतियां एक पेपर पे हैं मेरे पास। जब रिवीजन करूंगा ये पेपर देखना पड़ेगा मुझे, किताब में गलतियां नहीं ढूंढनी पड़ेंगी कि यहां गलतियां हुई थी। तो हर चीज को पहले ईजी करके रखो, एक रेगुलेटेड फॉर्मेट में चलो। 100 दिन 120 दिन का टाइम। आप पूछे कि भैया क्या मैं एम्स दिल्ली में लैंड कर सकता हूं? भाई सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस यू आर अ प्रोडिजी, आप बहुत तगड़े दिमाग के बहुत जिद्दी आदमी हो जो कि 100 में से एक निकल जाता है, तो आपको भी पता है कि आप बहुत मेहनत करोगे, एकदम चीर फाड़ डालोगे तो किया जा सकता है। नीट का पेपर जो है वो बहुत ही सेट पेपर आता है। एक टॉपर भी हाईएस्ट नंबर जो लेके आएगा उतने नंबर आप भी ला सकते हो अगर पेपर का लेवल आसान हुआ तो यू कैन ऑल्सो बी एट दैट स्पॉट। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सब कर ले जाएंगे, मैं इस बात के सख्त खिलाफ। सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या अगर आप मुझसे ये पूछें कि भैया आपने जो प्लान दिया है 125 दिन का, 125 दिन का, 120 दिन का, 100 दिन का, इसको अगर मैं फॉलो कर लूं, ये जो बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हुई हैं ये अगर मैं फॉलो कर लूं तो क्या मैं एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लैंड कर सकता हूं? कर सकते हो। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आप बोलोगे मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस की एक सूची है उसमें से किसी में पहुंचना चाहता हूं, ये बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। बच्चे 8वीं 9वीं क्लास से लग जाते हैं, इसको क्रैक करना इज जेन्युइनली डिफिकल्ट। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा ये बोल के, मैं बड़े बड़े सपने दिखाने नहीं आया हूं, मैं रियलिटी से वाकिफ कराने आया हूं आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए, इतना अपना एम रखो अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द नेम से कि हाँ सर मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं सिर्फ देख रहा था कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं, अगर आप 1-2 साल पढ़ चुके हो देन यू कैन अल्टीमेटली एम फॉर द बेस्ट कॉलेजेस। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर अब मैं बस डॉक्टर बनने का सपना साकार करना चाहता हूं, मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लैंड करना है अच्छे तरीके से अपना पेपर दे करके, अब से अगले 100 दिन मैं कमिट करके जा रहा हूं सर कि मैं आई विल नॉट लेट माई सेल्फ डाउन। मैं अपनी नजर में गधा नहीं बनना चाहता। तो उतना एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में सारे लोग लिख दीजिएगा। एक नॉर्मल लाइन बना लेते हैं कि सर आई विल डू माई बेस्ट फॉर द कमिंग 100 डेज। आपका बेस्ट दिन का 6 घंटा भी हो सकता है, आपका बेस्ट दिन का 14 घंटे भी हो सकता है। यू डिसाइड योर बेस्ट फॉर योर सेल्फ एंड इंक्रीज योर बेस्ट। If today you are working for 6 hours, increase your best in next week. Work for 7 hours. Work for 8 hours next week. Work for 9 hours next week. Next to next week और काम करते जाओ और ऐसे करते करते 12-13 घंटे पे पहुंचो जो कि एक आइडियल टाइम है। तो इस प्रोसेस में एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। उतना भी कर गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ाई की है इसका मतलब यू वर वेरी इनकंसिस्टेंट एंड वेरी इनसीरियस। तो आपको अपने अंदर
अपने व्यवहार में भी एक परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि इन सीरियस बच्चे का सीरियस बनना, इन सिंसियर बच्चे का सिंसियर बनना, नॉन हार्डवर्किंग बच्चे का हार्डवर्किंग बनना, दिस इज अ कंप्लीट जर्नी। आपको भाई पिकाचू से राइचू बनना है, पूरा इवॉल्व होना पड़ेगा, तब जाके एक नए बेहतर स्टूडेंट में, एक बेहतर इंसान में परिवर्तित हो पाओगे। ये कोई आसान जर्नी नहीं है। इसके लिए अपने आप को संभाल के रखना, बांध के रखना बहुत जरूरी है, अपने हौसले को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, और ये सबके बस की बात नहीं। तो अगर आपके बस की बात है, नीचे लिख दो, आई विल गिव माय बेस्ट शॉट फॉर नेक्स्ट 100 डेज। आई एम प्रॉमिसिंग विपू भैया कि मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन पे जरूर, और रिजल्ट हो ना हो अलग बात है मेरे भाई, मैं अपने आप को इवॉल्व तो कर ले जाऊंगा इन 100 दिनों में। आई विल बी अ बेटर स्टूडेंट, कि मैं जहां भी जाऊंगा, जिस भी कॉलेज में कदम रख दूंगा, मैं फाड़ डालूंगा। वो कॉलेज मेरे नाम से जाना जाएगा आने वाले 10 12 15 सालों में, कि ये स्टूडेंट यहां से निकला था। आई विल वर्क इन दैट वे, आई विल बिकम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ये आप नीचे कमेंट कर देना। किसी भी चीज की जरूरत है, कोई प्लानर चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कोई भी चीज आपको चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और बकायदा कुछ के रिप्लाई भी करता हूं। विपिन सर के जार्विस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी जुड़ जाएगा मेरे साथ। वहां पर भी खूब आपके लिए कंटेंट आने वाला है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर भी जुड़ जाइएगा, और खूब सारी प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है मिशन 100 में। मिशन 100 का पार्ट नहीं भी हो तो यूट्यूब पे आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस नीचे ये लिख दो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उस पे हम लोग वीडियो बना रहे होंगे। ऑलराइट, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, बेस्ट ऑफ लक।